दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का शासक था। गयासुद्दीन तुगलक के मरने के बाद उसका पुत्र जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका वास्तविक नाम उलूग खान था। राजा मुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। संभवतः लगभग मध्यकालीन के सभी सुल्तान में मोहम्मद तुगलक सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और विद्वान व्यक्ति था। अपनी सनक भरी योजनाओं और निर्मम कार्यों और दूसरे के सुख दुख के प्रति बहुत उपेक्षा का भाव रखने वाला व्यक्ति था। इसलिए उसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। यानी कि वो ख्वाबों में जीने वाला राजा था, जिसे लोग पागल और रक्त पीने वाला कह दिया। बरनी, सरहिंदी, निजामुद्दीन बदायूनी और फरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने सुल्तान को अधर्मी घोषित किया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण अपने द्वारा किए गए अभियानों में लगातार असफल होता गया, जिस कारण वो प्रजा के बीच बहुत बदनाम हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कई उपाधियां दी और कई पद प्रदान किए। सिंहासन पर बैठने के बाद तुगलक ने अमीरों और सरदारों को विभिन्न उपाधियां और पद प्रदान किए। उसने तातार खान को बहराम खां की उपाधि, मलिक कबूल को इमाद उल मुल्क की उपाधि एवं वजीरे मुमालिक का पद दिया था, पर कालांतर में उसे खाने जहां की उपाधि के साथ गुजरात का हाकिम बनाया गया। उसने मलिक अरियाज को ख्वाजा जहां की उपाधि के साथ सहना ए इमारत का पद दिया। मौलाना गयासुद्दीन को कुतुलुग खां की उपाधि के साथ वकीले दर की पदवी, अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को नायब बारबक का पद प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक गुणवान व्यक्ति भी था। मोहम्मद बिन तुगलक कितना गुणवान था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक कला प्रेमी एवं अनुभवी सेनापति था। वह अरबी भाषा एवं फारसी भाषा का विद्वान था। उसे खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में महारत हासिल थी। अलाउद्दीन खिलजी की भांति अपने शासन काल के शुरुआत में उसने ना तो खलीफा से अपने पद की स्वीकृति ली, ना उलेमा वर्ग का सहयोग लिया। यद्यपि बाद में ऐसा करना पड़ा। उसने न्याय विभाग पर उलेमा वर्ग का एकाधिपत्य समाप्त किया। काजी के जिस फैसले से वह संतुष्ट नहीं होता था, उसे बदल देता था। सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने ही बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर पदों का आवंटन किया। नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करने की नीति अपनाई। वस्तुतः यह उस शासक का दुर्भाग्य था कि उसकी योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हुई, जिसके कारण यह इतिहासकारों की आलोचना का पात्र बन गया। यानी कि इसने वर्ग विशेष की मान्यताओं को छोड़कर लोगों की उनकी योग्यताओं के आधार पर पद प्रदान किए, लोगों की नियुक्तियां की शासन में कार्य करने के लिए। वह दुर्भाग्यवश उन योजनाओं में फेल हो गया है। इसलिए
उस समय के इतिहासकारों ने उसकी बड़ी आलोचना की। अब दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के सिंहासन पे बैठने के बाद या बैठते समय दिल्ली सल्तनत लगभग 23 प्रांतों में बटी थी, जिनमें मुख्य थे दिल्ली, देवगिरी, लाहौर, मुल्तान, सरमुद्दी, गुजरात, अवध, कन्नौज, लखनऊती, बिहार, मालवा, जाजनगर, द्वार समुद्र, कश्मीर एवं बलूचिस्तान भी दिल्ली सल्तनत में शामिल थे। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ था, परंतु इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विद्रोह शुरू हो गया, जिसके फलस्वरूप दक्षिण में नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई और ये क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए। बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दी थी। राज्यारोहण के बाद मोहम्मद तुगलक ने कुछ नई योजनाओं का निर्माण कर उन्हें चलाने का प्रयास किया, जैसे कि पहली योजना थी उसकी दोआब में कर बढ़ाने की, जो 1326 से 1327 ईस्वी में की गई थी, और दूसरी उसकी योजना थी राजधानी के परिवर्तन की, वो राजधानी का परिवर्तन किया था। पहले दिल्ली थी, बाद में दौलताबाद कर दिया। फिर उसकी तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। चौथी योजना थी जिसमें खुरासन और कराचिल अभियान था, और पांचवी योजना थी कुमायूं की पहाड़ियों का अभियान, कराचिल का। तो दोआब में कर वृद्धि जो की थी उसमें लगभग 50 या उससे ज्यादा प्रतिशत की वृद्धि कर दी थी। तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी प्रथम योजना के द्वारा मोहम्मद तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में कर की वृद्धि कर दी, परंतु उसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया, यानी सूखा, जिससे पैदावार प्रभावित हुई। तुगलक के अधिकारियों द्वारा जबरन कर वसूलने से उस क्षेत्र में विद्रोह हो गया, जिससे तुगलक की यह योजना असफल रही। मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और किसानों की उदासीनता, भूमि का अच्छा न होना, अन्य और भी कारण से कृषि उन्नति संबंधी अपनी योजना को 3 वर्ष बाद समाप्त कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया। उस समय ऋण को सोनथर कहा जाता था। राजधानी परिवर्तन इसकी दूसरी योजना थी। राजधानी परिवर्तन में तुगलक ने अपनी दूसरी योजना के अंतर्गत राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया। देवगिरी को कुवत्तुल इस्लाम भी कहा गया है। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। सुल्तान की इस योजना के लिए सर्वाधिक आलोचना की गई। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के कारणों पर इतिहासकारों में बड़ा विवाद है।
फिर भी निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि देवगिरी का दिल्ली सल्तनत के मध्य स्थित होना, मंगोल आक्रमणकारियों के भय से सुरक्षित रहना, दक्षिण भारत की संपन्नता की ओर खिंचाव आदि अनेक ऐसे कारण थे जिसके कारण सुल्तान ने राजधानी परिवर्तित करने की बात सोची। मोहम्मद तुगलक की यह योजना भी पूरी तरह से असफल रही और उसने 1335 ईस्वी में दौलताबाद से लोगों को दिल्ली वापस आने की अनुमति दी। राजधानी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दक्षिण में मुस्लिम क्रांति का विकास हुआ, जिससे अंततः बहमनी साम्राज्य के उदय का मार्ग खुला। पहली योजना उसकी थी दोआब के क्षेत्र में कर की वृद्धि, और दूसरी योजना थी राजधानी परिवर्तन, और तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा की योजना जब उसने चलाई तो उस समय सांकेतिक और प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन करवाया गया था। सिक्के संबंधी विभिन्न प्रयोग के कारण एडवर्ड टॉमस ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा है। मोहम्मद तुगलक ने तुकानी नामक सिक्के का प्रचलन करवाया। बरनी के अनुसार संभवतः सुल्तान ने राजकोष की रिक्तता के कारण अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति को सफल बनाने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत सुल्तान ने संभवतः पीतल और तांबा धातु के सिक्के चलाए, जिसका मूल्य चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहने से अनेक जाली टकसाल बन गए, यानी कि उस समय भी फेक करेंसी बन गई पीतल और तांबे की। लगान जाली सिक्के से दिया जाने लगा, जिससे अर्थव्यवस्थाएं ठप होती गई। सांकेतिक मुद्रा चलाने की प्रेरणा चीन तथा ईरान से मिली। वहां के शासकों ने इन योजनाओं को सफलतापूर्वक चलाया, जबकि मोहम्मद तुगलक का प्रयोग विफल रहा। सुल्तान को अपनी इस योजना की असफलता पर भयानक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाने से पहले जांच पड़ताल न की हो। इनसे पहले 12वीं शताब्दी में चीन के शासक कुबलाई खां ने कागज की मुद्राएं चलाई थी। उनका प्रयोग सफल भी हुआ था, और इसी क्रम में फारस के शासक गाई खातू खां ने चमड़े का सिक्का चलाया था, जिसमें कुबलई खां का प्रयोग सफल हुआ और फारस के शासक का असफल रहा। अतः चीनी शासक कुबलई खां के प्रयोग से सीखकर उसने ऐसा किया, लेकिन वह भी असफल रहा। मोहम्मद तुगलक की तीन योजनाएं थी। पहली थी कर वृद्धि, दूसरी राजधानी परिवर्तन, तीसरी सांकेतिक मुद्रा, और अगली जो योजना थी वो थी खुरासन और कराचिल अभियान की। खुरासन और कराचिल अभियान के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक के खुरासन एवं कराचिल विजय अभियान का उल्लेख किया जाता है। खुरासन को जीतने के लिए मोहम्मद तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों की बड़ी सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया, यानी एडवांस में। परंतु
राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया, जिससे सुल्तान की यह योजना असफल हो गई। खुरासन और कराचिल पर विजय अभियान हो, इसलिए दिल्ली से खुरासन को जीतने के लिए 3,70,000 सैनिकों की बड़ी सेना को 1 साल के एडवांस वेतन देकर भेजा गया। लेकिन राजनीतिक परिवर्तन के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया, जिससे मोहम्मद तुगलक की यह योजना असफल हो गई और उसे आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा। कराचिल अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा। उसकी पूरी सेना जंगली रास्तों में भटक गई। और इब्न बतूता एक इतिहासकार थे, उनके अनुसार यह पता लगा कि 10 ही अधिकारी बचकर वापस आ सके थे। इस प्रकार मोहम्मद तुगलक की यह योजना भी असफल हो गई। उसने 1328 से 1329 ईस्वी के मध्य मंगोल आक्रमणकारी तर्मासरीन चगताई ने एक विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण कर मुल्तान, लाहौर से दिल्ली तक प्रदेशों को रौंद डाला। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने मंगोल नेता को घूस देकर वापस कर दिया था। ये भी संभव है कि मंगोल नेता ने सुल्तान को दिल्ली सल्तनत को खुद ही यथास्थिति कमजोर करने व इसी तरह मंगोल शासन के लिए जमीन तैयार करने के लिए घूस दी। उनके बीच जो भी हुआ हो, मंगोल नेता के प्रति इस समझौते की नीति के कारण सुल्तान की बहुत आलोचना का शिकार बनना पड़ा। यह सही है कि इसके बाद फिर कभी मोहम्मद तुगलक के समय में भारत पर मंगोल आक्रमण नहीं हुआ, और ये भी अपनी महत्वाकांक्षी असफल योजनाओं के कारण मोहम्मद तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में कई विद्रोह हुए, जिसमें दक्षिण भारत से काफी हुए। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक 34 विद्रोह हुए हैं, जिसमें 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में ही हुए। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासन काल में हुए कुछ महत्वपूर्ण विद्रोहों का सारांश। प्रथम विद्रोह 1327 ईस्वी में तुगलक के चचेरे भाई सुल्तान गुरशास्प ने किया, जो गुलबर्ग के निकट सागर का सूबेदार था। वह सुल्तान द्वारा बुरी तरह से पराजित किया गया। मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध सिंध तथा मुल्तान के सूबेदार बहराम आइबा उर्फ किस्लू खां ने 1327 से 1328 ईस्वी में विद्रोह किया। सैयद जलालुद्दीन हसन शाह का मालाबार विद्रोह 1334 से 1335 ईस्वी में किया गया। बंगाल का विद्रोह 1330 से 1331 ईस्वी में प्रमुख विद्रोह था। बंगाल के विद्रोह को यद्यपि प्रारंभ में दबा लिया गया, जैसे तैसे शुरुआत में दबा दिया गया, फिर 1340 और 1341 ईस्वी के लगभग शमसुद्दीन के नेतृत्व में बंगाल
दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया। 1337 से 1338 ईस्वी में कड़ा के सूबेदार निजाम भाई का विद्रोह, 1338 ईस्वी से 1339 ईस्वी में बीदर के सूबेदार नुसरत खां का विद्रोह, 1339 में 1339 से 1340 ईस्वी में गुलबर्ग के अली शाह का विद्रोह आदि भी मोहम्मद तुगलक के विरुद्ध किए गए विद्रोहों में प्रमुख हैं। इस तरह के विद्रोहों का सुल्तान ने सफलतापूर्वक दमन किया। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर की स्थापना की। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को 1333 ईस्वी में मोहम्मद ने अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय घटी घटनाओं का वर्णन किया। मोहम्मद तुगलक धार्मिक रूप से सहिष्णु था। जैन विद्वान और संत जिन प्रभु सूरी को दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू त्योहारों होली दीपावली में भाग लिया। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख शिहाबुद्दीन को दीवान ए मुस्तखराज नियुक्त किया तथा शेख मुइजुद्दीन को गुजरात का गवर्नर तथा सैयद कलामुद्दीन अमीर किरमानी को सेना में नियुक्त किया। शेख निजामुद्दीन चिरागे दिल्ली सुल्तान के विरोधियों में एक थे। मोहम्मद बिन तुगलक अंतिम समय में गुजरात में विद्रोह को कुचलकर तारगी को समाप्त करके अपने शासनकाल में अंतिम समय में जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक गुजरात में विद्रोह को कुचल कर तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर बढ़ा तो मार्ग में थट्टा के निकट गोंडाल पहुंचकर वह गंभीर रूप से बीमार हो गया। यहाँ पर सुल्तान की 20 मार्च 1351 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके मरने पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इसामी ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को इस्लाम धर्म का विरोधी बताया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने उसके बारे में कहा कि मध्य युग में राजमुकुट धारण करने वालों में मोहम्मद तुगलक निसंदेह योग्य व्यक्ति था। मुस्लिम शासन की स्थापना के पश्चात दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान और सुसंस्कृत शासक था। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया, सुल्तान ईश्वर का समर्थक आदि वाक्यों को अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा कवि और संगीत प्रेमी भी था।